हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनसीईआरटी बुक का नया चैप्टर जो कि है ल्हासा की ओर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में आपको। पहले थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कवि के बारे में। तो कवि के बारे में मैं जानकारी यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्योंकि पढ़ने का डियर स्टूडेंट हम लोग क्योंकि आज चैप्टर बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, इससे मैं आपको थोड़ी जानकारी जो आप मेन चीज़ें दी हैं वो मैं बता देती हूँ। जो राहुल सांकृत्यायन कवि थे उनका जन्म हुआ था 1893 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1863 में। ठीक है, इनका जो जन्म था डियर स्टूडेंट इन्हीं के ननिहाल गांव में हुआ था और इनका ननिहाल गांव अजमेर में था। ठीक है, अब जो इनका वाला गांव था वो केनेला में था, है ना, पैतृक गांव। और साथ ही साथ जो राहुल सांकृत्यायन जी थे ये इनका जो पहला नाम था वो था केदार पांडे। केदार पांडे इनका नाम था, लेकिन बाद में जब इन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया तो इनका जो नाम था वो चेंज होकर राहुल सांकृत्यायन हो गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो है बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारा कुछ करा और बहुत सारे इन्होंने जो है सारी विधाएं में अपनी चीज़ें लिखी हैं। कम से कम 150 तक इनकी पुस्तकें थी। और इन्होंने जो घुमक्कड़ स्वभाव है ना, इसको एक नया अंदाज दिया है ना। घुमक्कड़ ही मतलब इन्होंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ घुमक्कड़ सिर्फ और सिर्फ कि आप कहीं घूम के आ गए सिर्फ वहीं तक सीमित है। इन्होंने जो घुमक्कड़ी स्वभाव है इसको एक जो है नया अंदाज दिया है। उन्होंने कहा कि घुमक्कड़ मतलब घूमना फिरने का मतलब यही नहीं होता कि सेल्फी ली बस घर वापस आ गए, है ना। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं घूमने में आपको वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ की संस्कृति आपको देखनी चाहिए, वहाँ पे किस प्रकार के लोग हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। ये जो है कहीं ना कहीं राहुल सांकृत्यायन जी का मानना था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है कवि के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें बता दी। और अगर मैं पाठ के सार की बात करूँ तो पाठ का सार ये कहता है कि बहुत समय पहले जब कवि इधर गए थे तो उस समय जो भारतीय लोग थे उनको जो है तिब्बत में जाने की जो है इजाज़त नहीं थी, है ना। और इसलिए जो क्या कहते हैं आपके राहुल सांकृत्यायन जी थे इन्होंने भीख मंगे के वेश में जो है यात्रा की थी। भीख मंगे के वेश में, भीख मंगे के वेश में जो है इन्होंने यात्रा की थी। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, मैं आपको अच्छी तरह से, हाँ, भीख मंगे के जो वेश में इन्होंने क्या करी थी, यात्रा की थी। क्यों की थी? क्योंकि उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत जाना अलाउड नहीं था, है ना। तो बहुत रोचक तरीके से उन्होंने जो है कवि सारी चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार तिब्बत की जो राजधानी थी लहासा, वहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी, कैसे लोग वहाँ रहते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वह नेपाल जाने का मुख्य रास्ता है। परी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से जाया करती थी। वह व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दूर के किसी भाग में जहाँ किसान अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं इधर तक आपको समझाती हूँ। देखो डियर, सबसे पहले जो आपके लेखक यूँ बताते हैं कि वह नेपाल जाने का कहीं ना कहीं मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ता है। और ये जो कलिंगपोंग है, ये जो रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं जो हिंदुस्तान की भी चीज़ें थी डियर वो तिब्बत में इसी रास्ते से जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता यानी कि सैनिक फौजी लोग वहाँ से आया जाया करते थे। इसलिए क्योंकि ये सैनिक रास्ता था इसलिए इधर जगह जगह जो थी फौजी चौकियाँ और किले थे। ठीक है, अब इनमें कभी कभी मतलब बहुत समय पहले जो चीनी पलटन थे वो रहा करते थे, लेकिन आजकल जो वो बहुत सारे फौजी मकान हैं वो गिर चुके हैं। दुर्ग, दुर्ग यानी कि क्या होता है, किला। ठीक है, किला। ठीक है, दुर्ग यानी कि किला। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसान अपना बसेरा बना लिया था, यानी कि किसान अपना रहने लग गए थे, किसी ने चाय की दुकान खोल ली थी, किसी ने कुछ कर लिया था, है ना। तो मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया था उसके अंदर। वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ता है। आबाद यानी कि वहाँ बहुत कम घर होते हैं, है ना, घर थे ही नहीं वहाँ ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे ही परित्यक्त, परित्यक्त यानी कि क्या होता है, छोड़ा हुआ एक चीनी किला था, यानी कि एक छोड़ा हुआ चीनी किला था डियर स्टूडेंट। हम वहाँ चाय पीने ठहरे। अब देखो डियर जो लेखक लोग थे ये लोग वहाँ पे जो है चाय पीने ठहरे थे वो किले में। ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान ने वहाँ किले में अपनी चाय की दुकान खोल दी हो, है ना, तो चाय पीने के लिए रुके थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। अब देश में कहीं भी आप जाते हो आपको दोनों चीज़ मिलती है ना, आपको उसके डिसएडवांटेज भी मिलते हैं और आपको उसके एडवांटेजेस भी मिलते हैं।
इसी तरह डियर स्टूडेंट जब लेखक गए थे राहुल सांकृत्यायन जी, तो इनको भी वहाँ पे बहुत सारी अनाम वाली बातें भी मिली थी और बहुत सारी डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं दुर्गम बातें भी उनको मिली थी, यानी कि जो उनको तकलीफ देती हैं। जैसे पहले तो यहाँ पे सुकम बात ये थी कि यहाँ जाति पाति और छुआछात का सवाल ही नहीं था, और ना औरतें पर्दा ही रख करती थी, यानी कि डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि भाई जाति पात आपका हो रहा है कि भाई उसकी जाति हमसे छोटी है तो हम लोग उसको यहाँ नहीं करने देंगे, वो नहीं कर देंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था इधर। और दूसरी चीज़ जो इधर सही थी वो चीज़ राहुल सांकृत्यायन जी को लगी कि भाई यहाँ पे जो है छुआछूत भी नहीं है, यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो अनटचेबिलिटी, वो भी यहाँ पे नहीं थी। अनटचेबिलिटी भी यहाँ पे नहीं थी, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छुआछूत। ठीक है, छुआछूत भी यहाँ पे नहीं थी। तीसरी जो यहाँ की सुगम बात इनको लगी वो चीज़ ये थी कि भाई यहाँ पे जो है औरतें में इतनी ज़्यादा मतलब मैन और वुमेन्स में इक्वालिटी थी। आप ये कह सकते हो कि औरतें और जो मर्द थे उनमें दोनों में जो है समानता थी। ऐसा नहीं था कि औरतें जो है पल्ला करके रहेंगी या कुछ करके, है ना, तो औरतें पर्दा नहीं रखती थी हर समय। ठीक है, अब बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे तो चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा चीज़ थी कि भाई बहुत निम्न श्रेणी के, अब देखो भिखमंगों के भी टाइप्स होते हैं। एक तो भिखमंगे वो होते हैं जो आपके गेट के बाहर आ जाते हैं बिल्कुल कोट पैंट पहन के, कहते हैं कि भाई यहाँ पे डोनेशन के लिए ना आप ये दे दीजिए, इतने पैसे दे दीजिए। और कुछ भिखमंगे ऐसे होते हैं जो डिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, जिन जिन जो इनकी हालत बहुत ख़राब होती है, फटे कपड़े होते हैं, वो होते हैं ना, उनको ज़रूरत होती है असल में पैसों की बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका हाथ किसके सामने खुलता है, आपका हाथ सामने खुलता है वो कोट पैंट वाले भिखमंगों के सामने, है ना। तो जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे थे, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनको पैसों की बहुत ही ज़रूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को चोरी के डर से घर के इधर नहीं आने दिया जाता था कि भाई कहीं हमारे पैसे से चोरी करके भाग ना जाए, है ना। वरना अगर आप बहुत अपरिचित भी हो, आपको कोई जानता भी नहीं है, तब भी आप लोग जो है घर के अंदर जाके उस घर की जो सासू या जो बहू है उसको जो है अपनी चाय झोली में से निकाल के दे सकते हो। चाय झोली में से कैसे निकाल के दोगे, मतलब ये है कि सपोज मान लो जैसे आज के समय में क्या होता है, आज के समय में टी बैग्स होते हैं। टी बैग्स सबने देखे होंगे, टी बैग छोटे छोटे पैकेट टाइप के होते हैं, उसको गर्म पानी में आप डालते हो, आपकी टी बन जाती है ना। तो पहले भी डी स्टूडेंट क्या कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी जब गए होंगे तो मे बी तिब्बत के लोगों ने ऐसा करा होगा कि वो जो चाय के सारे पदार्थ होते हैं जैसे काली मिर्च वगैरह, चाय पत्ती, इन सबको पीस के उन्होंने एक मिक्सचर बना लिया हो, है ना, और फिर उसको ही वो अपने साथ हर जगह कैरी करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए डी स्टूडेंट उन्होंने क्या, अब अगर आप अपनी झोली से जो है चाय दे सकते हैं तो आप दे दीजिए और वो जो है आपके लिए पका के आपको दे देगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय सोडे में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बिना मिट्टी के टोटीदार बर्तन कोटी में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि आपका सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी से चाय मत कर ला सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि भाई मक्खन और सोडा नमक अगर आप लाए हो अपनी चाय में डालने के लिए तो आप वो दे दो, और वो उसको कूट कर आपकी चाय को जो है दूध वाली चाय जो होती है ना, रंग उसका रंग की तरह बना देगी, है ना। और मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जैसे आपने आजकल सुना होगा कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ छोले, है ना, कुछ भी जो आजकल आपके मिट्टी का बर्तन वाले आ रहे हैं ना, तो जैसे पहले के ज़माने में जो मिट्टी के बर्तन में चाय मिला करती थी, इसलिए डिस्टर इसको क्या है, मिट्टी के तोतेदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। अगर रजिस्टर बैठक की जगह सपोज मान लो कि चूल्हे की जगह यानी कि किचन से दूर है और आपको शक है कि भाई जो मैं मक्खन लाए हुए सारा मेरे उसमें नहीं डालेगी, थोड़ा अपने काम के लिए भी ये लोग रख लेंगे, है ना, तो आप खुद किचन में जाके जो है मक्खन कूट कर जो है चाय में डाल सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर मक्खन डालने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये उनकी प्रथा थी कि भाई वो चाय में मक्खन डालते थे, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है आजकल जब चाय पीते हो तो आपकी चाय में मक्खन नहीं डालते हैं, लेकिन उनका मतलब तिब्बत में जो है लोग ज़्यादातर मक्खन वाली चाय जो है पिया करते थे। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को इस पेज में जो है समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। इस पेज में जो रीजनल मेन चीज़ें थी वो ये थी कि भाई जो ल्हासा यानी कि जो तिब्बत में मेन चीज़ ये थी कि भाई
छुआछूत नहीं थी वहाँ पे, जाति पाति का कोई वो नहीं था। और देश में औरतें पर्दा ही नहीं रखती थी, और जो बहुत सारे निम्न श्रेणी के भिखमंगे थे उनको जो है वो लोग अंदर नहीं आने देते थे, वरना वो सबको अंदर आने देते थे, मतलब अगर आप अपरिचित भी हो तब भी। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में आप लोग किसी को अंदर नहीं आने देते, बल्कि आप गेट से ही बाहर भगा देते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आजकल घटनाएं ऐसी हो गई हैं डिस्टेंस की, जिससे लोगों का जो है दूसरे लोगों में जो है विश्वास कहीं ना कहीं उठ चुका है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कहानी हमारी बढ़ती है इधर। परित्यक्त चीनी किले से जब हम आगे चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी यानी कि क्या होता है, जब आप कहीं डिस्टेंस ट्रैवलिंग में जाते हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभी टोल टैक्स आ जाता है। क्या आ जाता है? टोल टैक्स, है ना। वो आपसे एक पर्ची काटते हैं, आपको पैसा भरना होता है, फिर आप आगे जाते हो। तो इस तरह राहदारी मांगने आ गया। राहदारी यानी कि रास्ते में जो मिल गया, है ना। तो हम दोनों ने उनको चिट्टे दे दी। शायद उस दिन टोंगला से पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। ठीक है, आखिरी गांव में पहुंचे थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान वाले आदमी थे। अब ये सुमति कौन है भाई, है ना। ये सुमति भाई नया इंसान लग रहा है। हाँ, ये नया इंसान ही है, क्योंकि ये है डिस्टेंस आपके प्यारे लेखक का दोस्त। ठीक है, दोस्त मित्र आप कह लो। और सुमति कौन था? लड़का था। ठीक है, सुमति ऐसे नाम इसलिए है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस सुमति ने जो भी है बौद्ध धर्म के लोग हैं ना। तो भाई बौद्ध धर्म के लोगों में जो है ज़्यादातर लोगों के नाम ऐसे ही हुआ करते थे, जैसे सुमति, राहुल, सांकृतायन, है ना। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखा है कि भाई सुमति के जान पहचान वाले वहाँ भी थे, तो इसलिए मैं भीख मंगा था, तब भी मेरे को अच्छी जगह रहने को मिल गई थी। यानी कि डिस्टेंस लेखक को अच्छी जगह रहने को मिल गई थी सुमति की वजह से, क्योंकि सुमति के वहाँ जान पहचान वाले लोग थे, इसलिए लेखक भीख मंगे के स्वरूप में थे, तब भी उनको अच्छी जगह मिल गई। फिर 5 साल बाद वो फिर गए, है ना। तो 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भीख मंगे नहीं थे, एक वृद्ध यात्री, वृद्ध यानी कि बिल्कुल जेंटलमैन बन के, बिल्कुल अच्छे तरह सभ्यता से वो गए थे वेश में, घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने भी हमें रहने की जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? वहाँ कोई जान पहचान वाला ही नहीं था, है ना। और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। ठीक है, तो मतलब ये जो है नौबत उनकी आ गई थी। कुछ लोगों की उस वक्त मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। यानी कि डिस्टेंस ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई क्या कहते हैं, कोई आपको ठहर नहीं दे रहा है। कभी कभी लोगों की जो मनोवृत्ति होती है, यानी कि लोगों की सोच जो होती है वो ऐसी होती है। जैसे कभी कभी लोग जो है शाम को रहने नहीं देते हैं, या फिर कभी कभी आप घोड़े में सवार होकर आए हो, आपको रहने देते हैं क्योंकि आप बिल्कुल ही अपरिचित हो। और कभी कभी क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो, क्योंकि सुमति जो था उसके बहुत सारे जान पहचान वाले लोग थे, इसलिए उनको रहने की जगह अच्छी खासी मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे कोई भी जान पहचान वाले दोस्त नहीं थे, लेखक अकेले थे। तो इसलिए डिस्टेंस बहुत सारी चीज़ें जो है मनोवृत्ति में भी निर्भर करती है। खासकर शाम को क्या होता था, बहुत सारे जो लोग थे वो छंग पीकर बहुत कम होश हवास में दुष्ट रखते थे। ठीक है, मतलब छंग पीकर वो लोग मस्त होते थे, और बहुत कम होश हवास को चुस्त रखते थे। यानी कि डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन थी वहाँ की कि भाई वहाँ शाम होने पर क्या होता था कि लोग जो थे छंग पीकर मस्त रहते थे। छंग का मतलब क्या हुआ कि लोग उस समय जो है शाम होते ही शराब के नशे में जो थे चले जाते थे। ठीक है, तो डिस्टेंस इसकी वजह से जो लोग थे शाम के वक्त बहुत कम होश हवास में रहते थे। यानी कि लोगों को ज़्यादा जो है उनको ध्यान नहीं रहता था कि कोई जो है उनको बुला रहा है। और उस समय लोग किसी को अंदर घुसने भी नहीं देते थे शाम के वक्त। क्यों नहीं घुसने देते थे डिस्टेंस? क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई क्या कहते हैं, अभी तो हम वैसे ही होश में नहीं है, तो इनको क्या घुसने दें अंदर, है ना। जब होश में आते थे तब तब भले ही बेशक वो जो है घुसने देते थे, बट जब वो होश में नहीं होते थे तो वो लोग जो है किसी को भी अंदर अपने घुसने नहीं देते थे, खासकर शाम के वक्त। क्योंकि शाम के वक्त डिस्टेंस जहाँ तक जो लोग थे वो सब होश हवास में नहीं होते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी कंडीशन आपके लहासा में तिब्बत की, ये कंडीशन थी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है राहुल सांकृत्यायन जी हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस को पॉइंट ऑफ व्यू में भी, और अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों को जो है ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि ये डिस्कशन सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो इस कहानी से बन पाते हैं और आपको एक नई नई जगह के बारे में जानने को मिल रहा है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की बात हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब हमें सबसे विकट दारा टोंगला पार करना था। दारे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। अब देखो डियर स्टूडेंट, वो आ गए सबसे खतरे की जगह में, जो कि था डाणा। डाणा तिब्बत में जो है सबसे खतरे की जगह है, 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई होने के कारण। क्योंकि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई थी, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि पहाड़ का रास्ता था होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक गांव गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोने कारण बहुत दूर आदमी दिखाई नहीं जा सकता था। यानी कि जैसे इस तरह के मोड़ होते थे, देखो इस तरह, यहाँ पे देखो लंबा सा मोड़ है, अब इधर से कोई आ रहा है तो भाई इधर वाला आदमी वो थोड़ा ना देख पाएगा डायरेक्ट, है ना। इधर इतना बड़ा मोड़ है और इधर इतनी लंबी ऊंचाई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरे का जो है माहौल रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डाकों के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। क्यों है डिएशन अच्छी तरह? क्योंकि भाई ज़्यादातर आदमी जो है अच्छी तरह एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, इसलिए ज़्यादातर इस जगह में जो डारा जगह है यहाँ डाकू छुपे रहते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। जैसे अगर गांव में खून होता है तो भाई गांव के लोग ढूंढ डांट के अच्छी तरह मतलब सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर इन इलाकों में खून होता है तो भाई किसी को भी किसी की भी चिंता नहीं होती है, सारे अपने अपने काम में मस्त होते हैं। सरकार, खुफिया विभाग, पुलिस में उतना खर्च नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? क्योंकि कोई गवाह ही नहीं होता, और भाई खर्च करे भी क्यों? किसी को कोई मतलब ही नहीं होता था इन इलाकों से, है ना। और वहाँ हवा भी तो कोई नहीं था। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कि कुछ पैसा है कि नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट होता क्या था कि भाई यहाँ पे तिब्बत में कोई भी हथियार का कानून नहीं था, यानी कि आप अपने आप हथियार लेके जो है घूम सकते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट दोनों लोग हथियार लेकर घूमते थे। आपका एक आदमी भी हथियार लेके घूम रहा है जो चल रहा है, और एक जो डकैत है यानी कि डाकू है वो भी हथियार लेके चल रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट अगर डाकू सामने से आके पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, तो जो है क्या होगा, आदमी डाकू को मार सकता है क्योंकि आदमी के पास भी गोली है। तो इसलिए जो डाकू होता था वो पहले आदमी को मार देता था, फिर देखता था कि उसके पास पैसा है कि नहीं है। और एक बात ये भी हो सकती थी डिस्टेंट कि भाई क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अगर डाकू आगे जाता तो भाई उसको उसकी जान का खुद खतरा था, है ना, क्योंकि दोनों के पास पिस्तौल्स थी, दोनों एक दूसरे को मार सकते थे। इसलिए डाकू चालाकी दिखाता था, वो इंसान को पहले ही दूर से मार देता था, फिर उसके मतलब परिसर से बटुआ खोल कर मतलब अच्छी तरह चेक करता था कि इसके पास कोई पैसे है कि नहीं है। हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। जैसे आप अगर अपने घर में देखो तो आपकी दादी दादा के पास एक एक लट्ठी होगी, है ना, बस। लेकिन इन लोगों के पास क्या होता था? पिस्तौल, मतलब बंदूक, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, है ना, लोगों के पास भी। डाकू यदि जान से ना मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा था, क्योंकि भाई अगर वो नहीं मारेगा तो दूसरा वाला मार देगा ना, सिंपल सी बात है। अगर उसने उसको पहले देख लिया तो वो मार देगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोंगला के पास एक खून हो गया है। शायद खून की हमें इतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ जहाँ वैसी सूरत टोपी उतार जीभ निकाल वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल, कुची कुची दया दया एक पैसा कह के कहते भीख मांगने लगते। अब देश में होता क्या था कि भाई ठोंगला के पास एक खून हुआ था, लेकिन भाई जो लेखक लोग थे इनको इतनी परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि भाई ये लोग तो भिखमंगे हैं, अगर ये लोग परवाह करेंगे तो लोग को शक हो जाएगा ना कि भाई ये भिखमंगे कैसे हुए, है ना। तो भिखमंगे के वेश में आए थे, क्योंकि उस समय जो है इजाज़त नहीं थी, है ना, भारतीयों को वहाँ जाने की। तो जहाँ जहाँ वो डाकू जैसी सूरत देखते थे वहाँ वो लोग क्या करते थे, वो लोग टोपी उतार कर जीभ निकाल कर क्या कहने लगते थे, कुची कुची पैसा पैसा, कुची पुची एक पैसा, यानी कि क्या कहना चाहते थे कि दया दया करो हम पे और हमें एक पैसा दे दो। अब एक बात बताओ, अगर डाकू ऐसे गरीब इंसान को देखेगा तो क्या वो उसको मारेगा? वो कहेगा इसको मार के क्या फ़ायदा, इससे तो हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं होने पाएगा, इसके पास तो खुद पैसा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि डाकू उसको खुद अपने हाथ से पैसा दे के चले जाए, है ना। तो इसलिए जो डाकू होता था वो इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ठीक है। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी,
पीठ पर सामने लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामने भी रख लेंगे और चढ़े चढ़े चलेंगे। ठीक है, तो मतलब क्योंकि उसके आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कठिन था, 16-17 जो मील की ऊंचाई थी, तो उसने जो लेखक थे उन्होंने सुमति से कहा कि भाई जो तुम है 2 घोड़े कर लो, इसके आगे के रास्ते के लिए हम घोड़े में बैठ के जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। झाड़ से पहले एक जगह चाय पी। ठीक है, पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त झाड़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण पूर्व और से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना ही किसी तरह की हरियाली। अब डिस्टिन ये लोग जो है दूसरे दिन क्या करते हैं, घोड़ों में मतलब सवार होके ऊपर की ओर जो है चलते हैं। और फिर उससे पहले इन्होंने एक जगह चाय भी पी ली थी, बिकॉज वहाँ ठंडे की जगह है तो ऑब्वियसली बात है। और फिर समुद्र तल से करीब 17,000 की ऊंचाई मतलब ऊंचा था वो। और हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत पर्वत, श्वेत यानी कि सफ़ेद, सफ़ेद किससे ढके थे, बर्फ़ से ढके थे। और भीड़ की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे थे का मतलब ये है कि ना ही आपने देखा होगा ना कभी कभी जब आप पहाड़ी साइड जाओ तो ऐसे पहाड़ आते हैं बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर के, ना उनमें कोई हरियाली होती है, ना बर्फ होती है, ना कुछ होता है, ऐसा लगता है जस्ट रॉक से बने हो, है ना। तो ऐसा ही इनको लग रहा था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डारे के देवता का स्थान था, यानी कि देश सर्वोच्च सबसे ऊपर वाला जो पहाड़ था वहाँ मंदिर था। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, अपना मकान ही बड़ा बड़ा बना ले रहे हैं, है ना। मंदिर को लोग छोटा छोटा बना रहे हैं, मकान को बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ना। लेकिन इनके समय में क्या होता था, जो सर्वोच्च स्थान है वो मंदिर का ही होता था। और मंदिर में जो था देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर। आजकल क्या हो रहा है भाई, आप एक शानदार सा मंदिर बना रहे हो, पर्दा बिल्कुल झालर जैसा हो रहा है, उसके अंदर देवताओं की दुकान लगी है, बड़े बड़े देवता रखे हैं। लेकिन पहले के ज़माने के जो पहाड़ों के मंदिर हुआ करते थे उनमें इतना शो ऑफ नहीं था। उनमें वो लोग क्या करते थे, 1-2 पत्थर रख देते थे और उन्हीं पत्थरों की पूजा करा करते थे। ठीक है, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े को झाड़ियों से सजाया गया था। जब हम बराबर उतराई पर चलना था, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल ही नहीं। शायद 2-1 और सवारी साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। ठीक है, तो मतलब लेखक का जो घोड़ा था उस समय बहुत धीरा धीरा चलने लग गया था। ठीक है, तो मतलब वो ये बताते थे कि भाई चढ़ाई जो थी वो तो काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई जो थी काफ़ी आसान थी। ठीक है, चलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने हमें बता रखी है कि धीरे धीरे उनका जो घोड़ा था वो पूरा पिछड़ गया और मैं दोनिक्स वक्स्तो डियर, ये एक स्पेनिश कैरेक्टर है ना, स्पेनिश कैरेक्टर है जो घोड़े में सवार रहता है, उससे लेखक ने अपनी तुलना की है, की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैंने जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फुट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। ठीक है, अब डियर यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि भाई उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था, तो भाई फिर जो है उन्होंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको ऐसा संदेह भी हो रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। और फिर जब वो थोड़ा दूर पहुंचे तो भाई उनको 2 रास्ते मिले, है ना। गांव में पहाड़ों में जनरली क्या होता है भाई, एक रास्ता इधर को जाता है, एक रास्ता इधर को जाता है। तो उन्होंने राइट वाला रास्ता जो है चूज़ कर लिया, बायां रास्ता जो है उन्होंने चूज़ कर लिया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 1.5 मील चला गया। 1.5 मील यानी कि वो बाएं रास्ता चूज़ करके 1.5 मील चले गए। आगे एक घर में पूछने में पता चला कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था, यानी कि लेफ्ट वाला था, लेकिन लेकर गलत रास्ते में आ गए। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे करीब मैं गांव से मील भर पर था, जो सुमति इंतजार करते हुए मिले।
तो अब देखो 4-5 बजे बड़ी मुश्किल से वो लोग जो है क्या करें, वो गांव से मतलब गांव वापस आया, और जो सुमति था डीएसएन वो क्या कर रहा था, वो जो है उनका इंतजार कर रहा था बैठकर। ठीक है, क्या कह रहे हो? तो सुमति जो है इंतजार कर रहा था, तो डीएसएन जो सुमति था वो लेखक का इंतजार कर रहा था। सुमति बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसका घोड़ा जो था बहुत ज़्यादा जो है जल्दी पहुंच गया था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरा गुस्से में था। यानी कि आप ये समझ सकते हो इस वाली लाइन से कि जो सुमति था उसका जो है कहीं ना कहीं वो मंगोल को बिलोंग करता था, और उसका मुंह ऑलरेडी लेखा ऐसे कहते हैं कि लाल होता है, अब ये और लाल हो गया, तो आप समझ जाओ कैसा कलर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने 2 कटोरी कंडे फूक डाले। कंडे यानी कि क्या होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे ना गोबर के जो काव डंक के वो बनाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उनको, मैन्योर, हाँ इंग्लिश में आप लोग मैन्योर कहते हो। तो 3-4 बार उन्होंने जो है वो जलाकर आग वाग सेक ली, और 3 बार उन्होंने जो है चाय पी ली है ना, 3 बार चाय उन्होंने पी ली थी। तो अब वो कहते हैं कि मैं जो लेखक होते हैं वो कहते हैं बहुत नरमी से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगोर लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यानी कि इसके थे, सुमति के थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ठीक है, तो मतलब उनके वहाँ की एक डिश होती है बहुत अजीब सी, मतलब आप समझ लो सूप टाइप का अजीब सा होता है वो। ठीक है, तो वो उन्होंने रात में खाया। तो ये इस तरह जो है यहाँ पे ये वाला जो हमारा पेज होता है ये भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे डिस्टन। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से गिरा टापू सा मालूम होता था। अब वो कहाँ पे आ गए थे, टिंगरी के एक विशाल मकान में आ गए थे, जो पहाड़ों से गिरा जो था टापू सा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था टिंगरी समाधि गिरी। ठीक है, तो ये पहाड़ी का नाम था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े को बोध गया का गंडा बना लेते थे। मैं वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना चाहते हो उसे भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, कि इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। अब देखो डिस्टर हुआ क्या था कि भाई सुमति के जो है यहाँ जो गांव में बहुत सारे यजमान थे, तो भाई उसको जो है वो पतली पतली डंडियों के कपड़े में लपेट कर जो है उसने गंडे बनाए थे, तो उसको बांटने थे। ठीक है, तो मतलब सुमति ने मतलब जो लेखक है उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं इसको जाने दूंगा यजमानों के पास तो ये तो आधा समय वहीं पे काट देगा, और फिर यहाँ मैं अकेले पड़ जाऊंगा, क्योंकि अगर लेखक अकेले पढ़ते तो उनको इतना जो है फ़ायदा नहीं होता, उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम जहाँ जिस गांव में बांटना चाहते हो वहाँ बांट दो, लेकिन आसपास के जो दूर गांव हैं वहाँ मत जाओ। उसके लिए मैं जब लहासा पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा उनसे कहा। तो सुमति ने जो है स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन उन्होंने जो है क्या ढूंढने की कोशिश करी, बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। तो सवेरे चल दिए, और लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। ठीक है, तो मतलब वो सवेरे चल पड़े। पहले वो क्या ढूंढ रहे थे, एक क्या कहते हैं, भरिया ढूंढ रहे थे। भरिया वो लोग होते हैं जो मतलब बैठा के ले जाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन उनको नहीं मिला तो वो खुद ही चल पड़े, है ना। तो भाई 10-11 बजे की तेज़ धूप में उनको चलना पड़ा था। तिब्बत की धूप की भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यानी कि काफ़ी तेज़ धूप थी, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। भाई जब पीछे का कंधा बर्फ क्यों आ रहा था, क्योंकि धूप आगे की तरफ उनके लग रही थी और पीछे जो था धूप नहीं थी, इसलिए। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि फिर हमने पीठ पर हम अपनी अपनी चीज़ें ला दी, यानी कि जो भी उनके पास सामान होगा, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टंगरी में टिंगरी टिंगरी में भी थे,
मतलब वाले में भी थे उनके, लेकिन वह एक और यजमान से मिलने चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना मारकर वो वहाँ चले गए। यानी कि डियर स्टूडेंट हुआ क्या था कि भाई सुमति के बहुत सारे जान बचाने के लोग थे, तो इसलिए डियर स्टूडेंट उनके एक और यजमान थे जो वहाँ रहते थे। तो सुमति जो है किसी आदमी को मिलने के बहाने ये बोलकर जो है वहाँ पे चले गए मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रखा है कि तो तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मट्टो यानी कि विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में मिल जाते हैं यानी कि डियर स्टूडेंट बेगार यानी कि क्या होता है, पहले के जो मजदूर थे डियर स्टूडेंट उनको मतलब वो तुम्हारा फ्री में काम कर देंगे, लेकिन तुम उनके बदले उसको रोटी वगैरह दे दो, मतलब अनाज दे दो, इसलिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट था खेती का इंतजाम देखने के बाद वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के बड़े भद्र पुरुष थे नम से। ठीक है, वह बहुत प्रेम से मिले यानी कि वो बहुत अच्छे थे। यूजुअली हम उनको क्या लगा लेखक को कि भाई ये मेरी भिखमंगी दशा देख के भाई मेरे को अच्छी तरह मिलेंगे नहीं, लेकिन अच्छी तरह उनको मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियाँ यानी कि किताबें वगैरह रखी थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सैर से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमान के पास जाने के बारे में पूछा। तो अब क्योंकि लेखक को डियर स्टूडेंट अपनी पुस्तकें इतनी सारी मिल गई थी, उसमें 15-15 सैर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तू जा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पूरा 1-2 दिन लगाएगा आराम से, तब तक तो मैं किताबें पढ़ भी लूँगा, है ना। तो मतलब जब सुमति डियर स्टूडेंट गया तो भाई वो दोपहर में ही वापस आ गया, है ना। दोपहर मतलब जो है उसके बाद ही वापस आ गया, है ना। तो फिर उनको फिर से जो भिक्षु है उससे विदाई लेके आगे चलना पड़ा। ठीक है, तो डिशन इस तरह डिशन जो कहानी थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैंने यहाँ पे लास्ट की 2-3 लाइनें वो इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल है। क्या लिख रखा है, दूसरे दिन वह गया, मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन वह दोपहर में बाद चले आए। टिंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ में उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो जैसे ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि भैया विदाई लेकर जो है चले गए थे। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट आपको जो ल्हासा की और चैप्टर है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइजेस।